नमस्कार, सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बंगाल में कल हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह गए, कोलकाता में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सारे देश को ये संदेश दिया कि किस तरह से बंगाल में बीजेपी अपना चुनाव अमित शाह जी ने वहाँ पे फूँक दिया। तो आइए इसी के बारे में चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर आपका स्वागत है मंच पे। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैसे वो चुनावी नीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और पर्टिकुलरली घुसपैठिया जो है या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भी बंगाल वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। जी देखिए जिस तरह से माननीय जो गृह मंत्री हैं और वो पश्चिम बंगाल गए और कोलकाता में जाके और उन्होंने जो है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उन्होंने जो बंगाल के जो मुद्दे जिस तरह से वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए और उसमें जिस तरह से जो संदेश है वो गया है, वो निश्चित तौर पे वो एक राजनीतिक संदेश है और जिस जिस गंभीरता से पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की इकाई और राष्ट्रीय इकाई जिस तरह से अप्रैल में अगले जो 2026 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस गंभीरता से लगे हुए हैं, उसी के परिणाम उसी और उसी का ये कारण और उसी के अंतर्गत ये सारे मुद्दे उठाए गए। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि अब अगले विधानसभा चुनाव में हम बहुमत से 2 तिहाई बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएँगे और उसी में जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता है, वो मेहनत से जुटेगा और निश्चित तौर पे हम अपनी सरकार बंगाल में बनाने जा रहे हैं और उसमें जो बंगाल की जनता जो है वो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो सरकार की जो एक भय का वातावरण है और जो आशंका का वातावरण है उसे वह दूर करना चाहती हैं। तो इसी इन सब बातों को लेके माननीय गृह मंत्री जी ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सभी के पत्रकारों का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बातों को वहाँ गंभीरता से रखा। यस सर। सर लेकिन सर एक-एक पॉइंट अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखते हैं तो उससे ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा 26 में, वो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। इन अ सेंस कि अभी देख रहे हैं कि उनके भी जो कोर वोट बैंक थे, मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी सर डाइवर्ट हो रही है जो उनका चेला है उनकी तरफ। देखिए तो जो भी भारतीय हैं जी, हाँ, देखिए जो भी भारतीय हैं और जो भी राष्ट्र की विचारधारा में और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, चाहे उनमें कोई भी किसी भी पंथ का व्यक्ति है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से निश्चित तौर पे भरोसा रखता है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्र प्रथम की भावना से उत्प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। जनसंघ की स्थापना जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की उनके बंगाल अस्मिता और बंगाल की जो विचार जो है उसको स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। तो ये जो विरासत जो है, जो एक बंगाल की धरती की है और उसको उसको फिर से स्थापित किया जाए और वहाँ पर जो विकास की गंगा है उसे बहाया जाए और साथ में वहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीब कल्याण की जो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है तो गरीब कल्याण को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि इस समय जिस तरह से बंगाल का जो है जो लगातार एक जो पतन की तरफ जो एक अर्थव्यवस्था बही है, इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा और उसके बाद फिर लगभग 34 वर्षों तक फिर कम्युनिस्टों का शासनकाल रहा और पिछले 15 वर्ष से जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पर शासन है, तो उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से जो कंपनियाँ हैं, लगातार कंपनियाँ लगभग बड़ी कंपनियाँ जो हैं लगभग लगभग 7,000 उस प्रदेश को छोड़ के जा चुकी हैं। तो ये निश्चित तौर पर उस प्रदेश के लिए बड़ा ही घातक है। वहाँ के युवा जिस तरह से अपने आप को ये मान बैठे हैं कि कहीं न कहीं
हम कैसे कैसे आगे जाके हमारा भला होगा, क्योंकि इस प्रदेश में जिस तरह से एक करप्शन, कट मनी और एक सिंडिकेट और एक टोल का जिस तरह से, और साथ ही साथ जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के माध्यम से होती है, वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से होती है, उसमें जो राज्य सरकार का जो रवैया है वो जितना दुख प्रदान करने वाला है, तो उसके कारण बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में अब निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी है, और माननीय गृहमंत्री जी कह चुके हैं कि अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी को का के शासन को कुशासन को हटाकर और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए, क्योंकि इन लगातार वर्षों में ये तो कहा जाता था कि जो एक राजनीतिक हत्याएं जो सोच समझ के जो होती थी, कम्युनिस्टों के शासन के बाद वो राजनीतिक हत्याएं बंद हो जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ता उस पश्चिम बंगाल में मारे गए। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो विस्थापित हुए, लगभग 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ के और दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। और यहाँ तक कि राज्य की आप अगर न्यूज़पेपरों को उठा के देखेंगे तो 10 में से 8 न्यूज़पेपर तो वहाँ की विशिष्ट आपराधिक घटनाएं, जिनमें चाहे महिलाओं के लिए अनैतिक कृत्यों से लेकर और लगातार जिस तरह से सारी जो है उसमें, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, और यहाँ तक कि जिन जिम्मेदार पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं वो ये इस बात को कहते हैं कि 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, तो माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि क्या हम किसी मुगल काल के दौर में रह रहे हैं, क्यों महिलाएं नहीं निकलेंगी। अगर हम सरकार में रह रहे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हमारे जनपद में या हमारे राज्य में रह रहे हर निवासी को, चाहे उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी के लिए हम एक सुशासन दें, एक सुरक्षा का और एक भय मुक्त का वातावरण दें। जब यही बेसिक चीजें हम नहीं दे पाएंगे, किसी की जान और माल की सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर हमारा राज्य करने का उस प्रदेश में क्या, उसमें क्या औचित्य रह जाएगा। और जबकि अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो वहां के जो हमारे जितने भी पुराने जो भी लोग हैं, भद्र लोग, वहां का जिस तरह से फेमस है अपनी 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 सुस्पष्ट विचारधारा के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, और हमारे वहां से जितने भी क्रांतिकारी जो हुए उस समय, चाहे प्रफुल्ल चाकी जी हों, अरविंद घोष हों, खुदीराम बोस हों, सचिंद्रनाथ सान्याल हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सभी, सुभाष चंद्र बोस हों, इन सभी ने जिस तरह से उस पश्चिम बंगाल बंगाल की धरती से लेके और पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से जो है वो देश की लड़ाई लड़ी, आज अगर वो इस विचार को वो जब देखते होंगे कि किस तरह से हमारा आज पश्चिम बंगाल का जो है वो पतन हुआ है, और यहाँ पर हम अपने प्रदेश में अपनी महिलाओं की ही सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से हम आगे जो एक विकसित भारत में जो पश्चिम बंगाल की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जीडीपी में इस पश्चिम बंगाल का तीसरा हिस्सा था, जो आज घटकर सबसे नीचे 22वें स्थान पर रह गया है। राइट। तो गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि अब इससे नीचे का कोई स्थान बचा नहीं है। तो आप किस तरह से उस पश्चिम बंगाल में जहां लोगों में विचार का स्तर इतना अधिक था, और उसी बात के लिए वो सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 30 दिसंबर 1943 का एक वो दिन था जब बंगाल के बंगाली मानुस ने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही, और पोर्ट ब्लेयर में जो आजाद भारत का जो झंडा था वो सबसे पहले फहराया था। और आज जो बंगाल की स्थिति है वो इस तरह से आ गई है, और उनकी बातों पे तुरंत ममता बनर्जी ने भी जिस तरह से पलटवार करते हुए कि दुशासन बाबू आए हैं, और शकुनी मामा ने भेजा है, इस तरह की जो उनकी जो लैंग्वेज है ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुखी करने वाली है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में जहाँ पे घुसपैठ जो है वहाँ एक निश्चित तौर पे एक समस्या है। तो ये वहाँ के जो भी जो हमारे ना केवल भद्रलोक के लोग हों, चाहे ठाकुर बाड़ियों का जो भी वोट हो, चाहे वहाँ के हमारे जो भी बिहारी वोट बैंक के तौर पे हों, चाहे उसमें कोई चाहे मथुआ कम्युनिटी के लोग हों, क्योंकि उसके बारे में भी जब सवाल किया गया तो माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ पर जो भी मथुआ कम्युनिटी के लोग हैं वो सुरक्षित हैं, और कोई भी ऐसे ऐसे जो शरणार्थी हैं वो बंगाल से आए हैं और पश्चिम बंगाल में अगर उन्होंने शरण ली है
और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर शांतनु ठाकुर जी भी वहां पर हैं, और और जहां दलितों के अधिकार की बात आती है तो वहां पर अनंत राजवंशी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर के तौर पर वहां कार्य करते हैं। तो सभी इस समय एक जिस तरह से ये जो मैसेज जो वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी जो भारतीयों को दिया है कि हम सभी के हितों की सुरक्षा करने में सक्षम है, और जिस तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से एक ना केवल भारत के लिए अपितु भारत की राष्ट्रीय विचारधारा के भी अगेंस्ट जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो वंदे मातरम के खिलाफ ही जाके वो जिस तरह से बोलने लगे तृणमूल कांग्रेस के जो माननीय लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो मैसेज जाता है कि किस तरह से ये जो है अपनी ये बंगाल की अस्मिता जो है उससे उससे भी उसके खिलाफ भी जाते हैं। अगर बंगाल को, क्योंकि बंगाल ना केवल जब हम पहले क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी के पास से लगातार चिट्ठियां जो हैं इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी लगातार आपस में जब मैसेज होते हैं तो उसमें लगातार 7 चिट्ठियां उन्होंने बंगाल की सरकार को बॉर्डर पर उसको फेंसिंग के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमें जो बंगाल की सरकार है उसका अधिग्रहण करे। बीएसएफ के लिए जो 10 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन जो था उसको बढ़ाकर जब 50 किलोमीटर का किया गया तो किसी भी अन्य राज्य से इस तरह की समझ में इस तरह की परेशानी नहीं आई, लेकिन बंगाल की तरफ से इस बात पर पटापेच किया गया कि हम इस तरह की जो है वो जमीन देने में असक्षम है। तो बीएसएफ के लिए एक समस्या खड़ी जिस तरह से जो है वो और आपस में दोनों एजेंसियों के मध्य में, बंगाल पुलिस के मध्य में और बीएसएफ के मध्य में जिस तरह से बंगाल के इस राजनीतिक दल ने करने की कोशिश की, ये निश्चित तौर पर वहां के लिए दुख की बात है। और गृह मंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि वहां के मुख्य सचिव हों, डीजीपी हों, उनकी नियुक्तियों में जिस तरह से ममता बनर्जी जो दखलंदाजी देती हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनको जिस तरह से अपने पास सलाहकार के रूप में नियुक्त करके, और जिस तरह से शासन की व्यवस्था में डीओपीटी के जो अभी आदेश रहते हैं उनको जिस तरह से वो अवहेलना करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्य के मध्य के जो तालमेल है उनको उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो जिस राज्य में जहां पर कभी सबसे पहला पावर प्लांट लगा हो, मोटर कारखाना लगा हो, मेट्रो रेल लगी हो, जहां पर 2-2 पोर्ट लगे हों, जहां की कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे फेमस रही हो, स्टील प्लांट जहां सबसे पहले लगा हो, आज उस राज्य में घटते 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 आज उस देश उसकी ये हालत हो गई है कि जो पर कैपिटा इनकम भी जो है जो कभी जो 127 गुना रहती थी जब दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में, आज वो उसमें जिस तरह से गिरावट हुई है, और बंगाल का जो चारों तरफ से जिस तरह से जो 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 एक गिरावट की स्थिति है, तो इसके कारण ये है। और भारतीय जनता पार्टी के वहां पर वरिष्ठ जो प्रदेश की इकाई है उसमें चाहे वहां संबित भट्टाचार्य जी हों, सुकांत मजूमदार जी हों, सभी जिस तरह से मेहनत से लग रहे हैं, और हमारा जो वोट बैंक है वो पिछले लगातार जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है उसके कारण ये इस समय माने जाना लगा है कि हमारा हर बूथ पर जो है वो अपना प्रतिनिधि है, हमारा बूथ अध्यक्ष हैं, और हम आगे निश्चित तौर पर क्योंकि इस समय जो इस सरकार के माध्यम से जिस तरह से जो है बांग्लादेशियों को जो प्रेशर दी जा रही है वो कहीं ना जी। कहीं चिंतित करने वाली है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो सौगत राय विधायक हैं वो स्वयं कहते हैं कि बांग्लादेशी जो है वो ममता बनर्जी पर भरोसा कर सकते हैं। इनकी पार्टी के कृष्ण दास जी हैं, वो कहते हैं कि हम सभी तो एक हैं, तो बांग्लादेशी और हम सब ही एक है। अगर इस तरह के बयान जब आएंगे और उसमें उसमें ममता बनर्जी कोई उस पर एक्शन नहीं लेंगी, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जो हिंदू समाज है उसमें एक चिंता होना स्वाभाविक है। और जिस तरह से अपराधीकरण उसमें बांग्लादेशियों की तरफ से बढ़ रहा है, तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात है। और अगर कहीं अब जिस तरह से अभी चाहे एसआईआर की घटना के समय एसआईआर जिस तरह से चल रहा है इसमें, और पिछले लगातार उसमें कहीं क्योंकि वहां पर पत्रकारों पर भी जिस तरह से लगातार हमले हो जाते हैं, अगर कोई पत्रकार मुर्शिदाबाद इलाके में जाके अगर वहां की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है तो वो उनकी उनकी मतलब सुरक्षा नहीं रह पाती है। और पिछले ही अभी मीडिया में जिस तरह से हुमायूं कबीर जो वहां के थे और एक वरिष्ठ जो पुलिस में अधिकारी रहे हों, और उनके माध्यम से जिस तरह से ये जा रही हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और उस मुर्शिदाबाद में उन्होंने उसको
उसको रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं जिस कट्टरता की ओर जो पश्चिम बंगाल जा रहा है, ये निश्चित तौर पे हमें सोचना होगा, क्योंकि इस 200 और जो वहां की जो 294 जो विधानसभाएं हैं, जब उसमें हमें किसी पंथ से मतलब नहीं है, लेकिन इस समय जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंगाल में आज हम जो है 33% जो है, जिस तरह हमारी संख्या हो गई है, और मुर्शिदाबाद में हम 72% हो गए हैं, तो जो इन आंकड़ों को देखे जिस तरह से वो डेमोग्राफिक चेंज पर और अपने आप को एक जिस तरह से सबल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता करने की बात है। तो चाहे मालदा हो, चाहे उत्तरी दिनाजपुर हो, बंगाल जलपाईगुड़ी हो, या उत्तर परगना हो, इन सभी जिलों में जिस तरह से जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, तो उसके कारण ये ये गृह मंत्रालय भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है, और देश के दूसरे अन्य हिस्सों के भी सभी नागरिक इस बात से विशेष चिंतित है, क्योंकि वो केवल बंगाल की समस्या बन के नहीं रह गई है। इस बात पर गृह मंत्री जी स्पष्ट कहते हैं कि ये एक देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है। मुंबई तक में जो व्यापारी हैं, और हमारे जो फिल्म के हीरो सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला हुआ, उसमें भी बांग्लादेशी का जिस तरह से नाम आया, तो ये सभी ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए है, क्योंकि इस घुसपैठ और तस्करी की खास कर समस्या, क्योंकि बीएसएफ बार बार उठाती है कि वहां जिस तरह से लोकल क्षेत्र पे कैटल मार्केट लगता है, पशुओं का मेला लगता है, और उसमें जिस तरह से गायों की तस्करी ये लोग करते हैं, और बीएसएफ अगर रोकने की कोशिश करती है, तो बंगाल की पुलिस मुकदमा दर्ज करने में जिस तरह से पीछे हटती है, और बीएसएफ के ऊपर अगर वहां के लोग पथराव करते हैं, तो बंगाल पुलिस जिस तरह से सहयोग नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वहां की मुख्यमंत्री ने उस ये कह रखा है, और पिछले कुछ लगातार मीडिया में इस तरह से चीजें आती हैं कि अगर केंद्र की तरफ से अगर एक वरिष्ठ अधिकारी भी कोई वहां मीटिंग लेने जाता है, तो वो अपने सबसे छोटे स्तर के एक अधिकारी को उस बैठक में लेने जाती हैं, जिसका कोई रोल नहीं रह जाता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य के संबंध को सुचारू करने के लिए भारत देश के विकसित भारत की परिकल्पना में बंगाल का भी हिस्सा रहे, इस चरितार्थ को पूरा करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने इस आवाज को उठाया है, और बंगाल का हर एक नागरिक निश्चित तौर पर इस बात को समझ चुका है कि हमें किस तरह से जो है अपने बंगाल का विकास करना है। तो इसलिए गृह मंत्री जी कहते हैं कि ममता बनर्जी जी, आप इस मामले में चूक गई हैं, आप बहुत लेट हो चुकी हैं, और निश्चित तौर पर बंगाल का जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके, और वहां पर बंगाल में निश्चित ही हमारी 2/3 से सरकार बनेगी, ऐसा ही होने जा रहा है। और आप जिस तरह से हर चीज में कमियां जो निकालती हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है, तो कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का हो गया, या चुनाव आयोग कोई गतिविधि कर रहा है, तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो वो इसी बात को कहते हैं कि जब आपकी सरकार चली जाएगी, तो आप ये भी कहेंगे कि हमारे भी जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसा कर कह के ही वो उन्हें निराश लगेगी। इन सभी बातों पर माननीय गृह मंत्री ने स्पष्टता से रखा, और यही जो चर्चा है आगे उसमें और हुई। यस। तो सर ओवरऑल सर जब इलेक्शंस हो गए, तो सर बंगाल की जनता जो 70% हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उनको जरूर सोचना पड़ेगा अगर उनको बंगाल बचाना है तो, क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है ना कि डेमोग्राफी शेप्स द डेस्टिनी, और ये हमने कई बार देखा है इतिहास में। तो ये जो बंगाल में ये बांग्लादेश भी जैसे भेजता रहता है घुसपैठिया, क्योंकि वो तो बोलते ही है कि हमारे जगह नहीं है हमारे लोगों को रहने के लिए। इसके बावजूद अगर ये ममता बनर्जी इस तरह का रवैया अपनाती है, तो अभी बंगाल के जो 70% लोग हैं, जो भद्र लोग करते माने जाते हैं, उनको जगना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुआ था। नहीं, देखिए, इन्फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल, ये बंगाल का हर एक नागरिक मानने लगा है, वहाँ के हर पंथ का व्यक्ति मानने लगा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आके वहाँ की लोकल, जिस तरह से जो बॉर्डर है उसको तो पूरी तरह से, वहाँ के लोकल जिलों को तो पूरी तरह से एक तरह से वो काबिज हो गए हैं। यस। और और माननीय गृह मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी, तो हम बंगाल का जो गौरव है और बंगाल की जो संस्कृति है उनको फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, और हम ऐसे मजबूत ग्रिड की वहां पर रचना करेंगे कि मनुष्य तो क्या, कोई एक परिंदा भी वहां से निकल के नहीं आ सकेगा। इसमें क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का जो बंगाल है, जो जो एक परिकल्पना है, एक सोनार बंगला की जो परिकल्पना है, आज वहां पर इस तरह से देखा जाता है कि अगर सोनार बंगला कोई गा भी दे, तो वहां पर मुकदमे दर्ज होने की घटनाएं जो मीडिया में आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंगा तो जो
क्योंकि अब इस समय तो वहां जो सिंडिकेट जिस तरह से चल रहा है, यानी कि कम्युनिस्ट जिस तरह से पहले काम करते थे कि हमारी पर्ची लेके जाइए तो ही आपको ये रोजगार करने का मौका मिलेगा, तो उसी परिपाटी पर अभी तृणमूल कांग्रेस कार्य कर रही है कि जो भी काम होगा वो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से ही सारा होगा। तो ये जो सिंडिकेट जिस तरह से वहां चल रहा है और टोलबाजी की जो है और जो कटमनी ये वहां पर जिस तरह से है, तो इन इन सारी घटनाओं से बंगाल का जो युवा है, महिलाएं हैं, वो सभी निश्चित तौर पे दुखी हैं। इन इन सारी चीजों को लेके जो वहां का युवा है वो अपना निश्चित तौर पर मन बना चुका है कि आगे हम किस तरह से, तो इसी के कारण जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और लगातार जो हमारी इस समय विधानसभा में 77 सीटें जिस 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 आशा से दी है वहां की, तो वो ये निश्चित तौर पे अब आगे जो है वो, और जहां उनके घोटालों की बात करें तो गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि अगर मैं घोटालों का नाम लेने लग गया तो मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसी पे खत्म हो जाएगी, चाहे राशन का घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, वहां भर्तियों में जिस तरह से घोटाले होते हैं, शिक्षा मंत्री जिस तरह से जेल गए, उसमें पार्थ चटर्जी का जिस तरह से नाम आया, और इनके मंत्रियों के ठिकानों से किसी के यहाँ से 27 करोड़ 20 करोड़ इस तरह की जो जो अकूत संपत्ति मिलती है कि नोट गिनने वाली मशीन भी वो गिनते गिनते और गर्म होके थक जाती हैं। इनके अन्य अन्य जो वरिष्ठ इनके जो पार्टी के जो सीनियर हैं, चाहे उसमें अनुव्रत मंडल हो, मानिक भट्टाचार्य जी हो, कुंतल घोष जी हो, और तो इन सभी का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से आता है, तो पूरी पूरी पार्टी का जो एक उन्हें एक सुशासन का काम करना चाहिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बंगाल का मनुष्य चिंतित है, भयभीत है, आशंकित है कि हम किस तरह से अपने बंगाल को बचाएं। तो इसी इसी बात को माननीय गृह मंत्री जी भी कहते हैं, और बंगाल भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी इस बात को कहती है कि अब निश्चित तौर पर ये बदलाव का समय है, तो हमें हमें निश्चित ही जो है ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जो जो एक यहाँ पर कुशासन दिया है, हमें यहाँ से हटा के और गरीबों के लिए, बंगाल के गरीब की हमें बात सुननी होगी और उसके लिए कार्य करना होगा। तो ये इन इन सभी, तो इसके कारण निश्चित ही बंगाल का आगे विकास हो सकेगा। यस सर। और यही सर हमको उम्मीद करनी चाहिए कि अ, बंगाल के जो लोग हैं जरूर जागरूक होंगे। तो सर साल खत्म होने वाला है और साल खत्म होने से पहले ही गृह मंत्री जो है हमारे, उन्होंने सबको बता दिया है कि कितना बड़ा एक चैलेंज है सिक्योरिटी का माहौल में। अब हम आशा करते हैं कि इस बार बंगाल की जनता ज़रूर सोचेगी इस बारे में, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं गृह मंत्री को हमारे घर में घुसने नहीं दूँगी, उसकी उनके विचार या फिर उनकी मानसिकता उनको दिखती है। सर आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जाते जाते यही कहेंगे, नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।